So we will discuss about electric field due to charge on plane sheet. जो पिछला था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन लाइन. उससे पहले क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. सिंगल चार्ज से हम सिस्टम ऑफ चार्ज पे मूव किए और सिस्टम ऑफ चार्ज में हमने लाइन पे अगर चार्ज रखा हो, उस चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, कितना होगा, वो हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया और उससे निकाला. अब जो नेक्स्ट है दैट इज किसी एक शीट लाइक एक टेबल के ऊपर अगर चार्ज हो या एक पेपर पे चार्ज हो या जो लैपटॉप का स्क्रीन है उस पे चार्ज होता है, या आप देखिए जो टीवी होता है, टीवी के स्क्रीन के पास जाइए तो आपको फील होगा, उस पे अगर चार्ज है, या जो बादल है, आकाश है, उसके बादलों पे जो चार्ज होता है, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्लेन शीट के. तो इनमें जो चार्ज होगा, उन चार्ज की वजह से पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है, उन चार्ज की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. और ये हमने पहले इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट किया था. नाउ वी विल कैलकुलेट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम एंड यू विल फाइंड दैट गॉस थ्योरम अप्लाई करके कितना आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो. तो चलिए डिस्कस करते हैं. So let's say we have to calculate electric field at point P due to not point charge but due to plane sheet. Plane sheet पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तो उस प्लेन शीट के चार्ज की वजह से एक पॉइंट P जो R डिस्टेंस पे है उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो उसके लिए क्या किया, दिस इज फॉर प्लेन शीट, राइट. उसके लिए देखिए, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस विच इन दिस केस इज अ सिलेंडर. लाइन के लिए भी सिलेंडर था, पॉइंट के लिए स्फीयर था, लाइन के लिए सिलेंडर था, प्लेन के लिए भी सिलेंडर है. अब समझिए ये सिलेंडर कैसे आया है वो देखिए. सच दैट Q इज एट इट्स सेंटर. अब अगर ये प्लेन शीट है, आप इमेजिन करिए कि सामने आपके एक जो नोटबुक है उसके ऊपर अगर चार्ज है, उस नोटबुक के चार्ज को आप सिलेंडर में किस तरीके से डालेंगे कि पूरा चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली रहे. इट इज इम्पॉसिबल कि पूरे शीट को हम किसी सिलेंडर में डालें और हर एक चार्ज के लिए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मिले. या उसी नोटबुक को अगर आप किसी स्फीयर में डालोगे या उसको किसी क्यूब में या क्यूबॉइड में डालोगे, किसी भी प्लेन को, तो आपको एक सिमेट्रिकल सरफेस मिले. ये इमेजिन नहीं हो पा रहा है, बट आप देखिए कैसे इस सिलेंडर को यूज किया जाएगा एज ए गॉसियन सरफेस. देखिए, सपोज ये एक शीट है और इस शीट पे बहुत सारे चार्ज है, और इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, तो अगर याद होगा, ये वैसा ही होगा जैसे हमारे शू ब्रश होता है. शू ब्रश देखिए, शू ब्रश का जो फेस है, जो जिसपे हेयर है, तो वो कैसे निकले होते हैं, नॉर्मल रहते हैं. नॉर्मल मतलब वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, वो सब बाहर आते हुए दिख रहे हैं, बाहर आ रहे हैं. वैसा ही आप इमेजिन करिए कि अगर इसके ऊपर ये सारे चार्ज हैं तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो सभी के सभी नॉर्मल रहेगी, बाहर आते हुए रहेंगी. तो 2D में मैं इसको ऐसे बना रहा हूं कि ये सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ बाहर आता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ होगा. इनके बीच में यहां पे भी रहेगा, इधर भी कहीं रहेगा, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जो इसके सिमेट्रिकल रहे, सो दैट मैं उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकूं. तो इस पर्टिकुलर प्लेन को मैं किसी ना स्क्वायर में डाल पा रहा हूं, ना क्यूब में डाल पा रहा हूं, ना ही स्फीयर में डाल पा रहा हूं. तो देखिए, मैंने एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर को मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर कर दिया है. जो सिलेंडर का एक्सिस है ना, सिलेंडर का भी एक एक्सिस होगा.
उस एक्सिस को मैंने इस प्लेन के, इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर रख दिया। अब इसको मैं अंदर इस तरीके से इंसर्ट करूंगा, अंदर जो है इंसर्ट हो जाएगा, अंदर इस तरीके से इंसर्ट होगा। ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, मतलब ये तो इमेजिनरी सरफेस है ना, रियल में थोड़ा ना हमें किसी प्लेन के अंदर सिलेंडर को घुसा देना, इमेजिनरी करना है। और ये इमेजिन करिए कि हमने इस सिलेंडर को उस प्लेन में इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। इंसर्ट करेंगे तो इसका पीछे साइड भी एक कर्व्ड सरफेस है ना, पीछे साइड सर्कुलर सरफेस है, सामने ये सर्कुलर सरफेस है, और जो ये कर्व्ड सरफेस है, ये पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस है। और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो आप देखोगे इस सर्कल से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर चार्ज क्योंकि चारों डायरेक्शन में करता है, तो प्लेन के इधर से ये पीछे से भी निकालेगा अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इस तरीके से भी निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब यहां समझिए कि जो इस सर्कुलर शेप में, ये सर्कुलर शेप में जो चार्ज है, यहां पे जो चार्ज है, उस चार्ज के लिए ये सर्कुलर सरफेस या ये सर्कुलर सरफेस एक सिमेट्रिकल सरफेस बनता है। फिर से समझिए, ये जो चार्ज है उसके लिए ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है। इसी तरीके से बैक साइड से अगर मैं देखूं ये चार्ज है, तो उसके लिए ये भी एक सिमेट्रिकल सरफेस बन रहा है, ये भी एक सिमेट्रिकल सरफेस बन रहा है। तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो बाहर निकल रही होंगी, उसके लिए ये जो फेस है, सर्कुलर फेस है, वो एक सिमेट्रिकल फेस बनता है, सिमेट्रिकल सरफेस बनता है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, इसके एंगल की बात करते हैं, फिर मैं इसको फिर से और समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सिलेंडर जो है किसी भी प्लेन के लिए एक गॉसियन सरफेस बन रहा है। देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से तो हमेशा ही नॉर्मल निकलेगा, है ना, इसी डायरेक्शन निकलेगा, प्लेन से हमेशा ही इसी डायरेक्शन निकलेगा। अगर पीछे देखूं तो पीछे भी ये प्लेन से बैक साइड में, 3 डायमेंशन में इमेजिन करिए, बैक साइड में भी ये प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल निकल रहा है। ऊपर जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर जा रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? नो। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अगर एक चार्ज से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले चार्ज से नीचे आता है और वो कैंसिल कर देते हैं, तो बचता क्या है? बचता केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के नॉर्मल ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही नॉर्मल निकल रही है। अब आप अगर इस सर्कुलर सरफेस को देखेंगे तो इस सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। 3 डायमेंशन में इमेजिन करिए, बाहर निकल रही है। पीछे वाले से भी ये बाहर निकलती हुई जा रही है, लेकिन जो ये कर्व्ड सरफेस है उनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलती। अब अगर मैं सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया यहां पे लूं ds, स्मॉल सरफेस एरिया यहां पे ले लूं ds, और स्मॉल सरफेस एरिया यहां पे ले लूं ds, जैसा हमने लाइन के केस में किया था। सिलेंडर के 3 सरफेस एरिया रहते हैं, 2 सर्कुलर सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसा ही अगर मैं इस केस में भी लूं तो ये सर्कुलर सरफेस एरिया का स्मॉल एरिया, ये सर्कुलर सरफेस एरिया का ये स्मॉल एरिया, और इस कर्व्ड सरफेस एरिया का ये स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया लेने के बाद उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, मतलब डायरेक्शन लेना पड़ता है। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? बाहर की तरफ। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? इसके परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? बाहर की तरफ। क्योंकि मैं ये वाला जो है इसको तो मैं पीछे से देख रहा हूं ना, पीछे देखूंगा तो वो मेरे लिए फेस की तरफ आएगा, नॉर्मल वो फेस की तरफ होगा। ये मैं सामने से देख रहा हूं तो सामने के लिए ये मुझे सामने दिखेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखेंगे और इसके बीच का एंगल देखेंगे तो 0 डिग्री बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जो जा रही होंगी और इनके बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। यहां पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही हैं या फिर इधर जा रही हैं?
और इसका जो डायरेक्शन वो कहाँ है, नीचे है। तो इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90। जो लाइन में किया था वैसा ही है, जस्ट अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। वहां पे जो सर्कल था, सर्कल पे जो एंगल बन रहा था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट डायरेक्शन वो 90 बन रहा था, और कर्व्ड सरफेस पे वो 0 बन रहा था। यहां पे सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, और कर्व्ड सरफेस पे वो 90 डिग्री बन रहा है। तो दिस इज, क्योंकि हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट एरिया के बीच का एंगल बताना होता है। तो यही स्टेप नंबर 2 में, एंगल बिटवीन ई विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एरिया इज 0। कहां पे, सर्कुलर सरफेस 1 पे और सर्कुलर सरफेस 2 पे जो एंगल है वो 0 है, और जो कर्व सरफेस है उस पे 90 डिग्री। कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व सरफेस के डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसको और यहां देखिए, ये देखिए, ये एक प्लेन है, इसको समझिए। उसी प्लेन को मैंने यहां पे रीड्रॉ किया, इसको समझिए। ये प्लेन है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब बाहर निकल रहे हैं, नॉर्मल निकल रहे हैं, ऐसा नॉर्मल निकल रहा है इस तरीके से हर एक जगह पे। ये मेरा गॉसियन सरफेस जो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला जो सर्कल है, सर्कल नंबर 1 जो है, सर्कल नंबर 1, इस सर्कल नंबर 1, ये सर्कल नंबर 1 इज पैरेलल टू सर्कल दिस सेंट्रल सर्कल। तो यहां पे जो दो चार्ज है, ये दो जो चार्ज है, इन दो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो इस सर्कल के भी पैरेलल ही निकल रहा है। तो अगर मैं इस सर्कल पे कोई एक स्मॉल एरिया यहां पे लेता हूं ds, तो इस ds का जो डायरेक्शन है, ds का जो डायरेक्शन है और इस सर्कल का जो प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर आया, तो इसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है या पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बना। वैसे ही बैक साइड देखिए, ये दो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बैक साइड में भी सेम बैक साइड में भी भेजेंगे, और बैक साइड का अगर मैं एक स्मॉल एरिया लूं ds, इस ds का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों ही पैरेलल है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। बट जब मैं इस कर्व्ड सरफेस को लेता हूं, इस कर्व्ड सरफेस को लेता हूं, इसका अगर मैं एक यूनिट एरिया लेता हूं, इसका यूनिट एरिया नीचे है या आप ऊपर बनाना चाहें तो ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। तो प्लेन में सर्कुलर सरफेस, सिलेंडर का सर्कुलर सरफेस के बीच में 0 डिग्री बनता है, और जो कर्व्ड सरफेस है उसके साथ वो 90 डिग्री बनाता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां कैलकुलेट कर रहा है, गॉसियन सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस पे पास हमारे पास 3 सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। इन तीनों पे जो भी फ्लक्स होगा उनको ऐड करेंगे तब टोटल फ्लक्स बनेगा। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो ये E डॉट ds क्या आएगा, दिस विल बी E डॉट ds cos 0। ये E डॉट ds cos 0 किसके लिए आया, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1। यह आया E डॉट ds cos 90, ये किसके लिए आया है, सरफेस नंबर 2 के लिए, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री। और तीसरा आ रहा है E डॉट ds cos 0 अगेन फॉर सरफेस नंबर 3, इनके बीच का भी एंगल 0 है। अब cos 90 की वैल्यू 0 आती है, तो ये जो वैल्यू है ये टोटल 0 हो गया, और ये जो है वो 2 बार आ गए हैं, 2 टाइम्स, एक इसका और एक इसका। सो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 गिव्स टोटल फ्लक्स। तो ये फ्लक्स कैसे आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये जो आएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स E डॉट ds। E की वैल्यू अननोन है,
2 ये आ गया। 2 बार क्यों आया ये? क्योंकि एक बार इसका और एक बार इसका, 2 बार आया, 2 बार ई डॉट ds। और ds की वैल्यू क्या है यहां देखिए, ds की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर की सर्कल है ना, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सर्कल नंबर 1 है, ये जो सर्कल नंबर 1 है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक टू एन गिवन एरिया। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स फॉर प्लेन शीट। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बोलता है टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज है सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैसे बना, ये देखिए सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैसे बना। ये पाई आर स्क्वायर क्यों बन रहा है? क्योंकि हम उस चार्ज को ले रहे हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो मैं वापस जाता हूं, तो गॉसियन सरफेस कौन है? ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कहां है? यहां पे है चार्ज, इस एरिया के अंदर है चार्ज। अब ये एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है। ये एरिया पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर का जो चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस का चार्ज आएगा। अब इस पाई आर स्क्वायर में चार्ज कितना है? तो हमने क्या लिया, एरियल चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया कर दिया। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया करेंगे, सिग्मा इंटू एरिया करेंगे, कौन सा एरिया? गॉसियन सरफेस का एरिया करेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल चार्ज। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी। ये एरियल चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी? ये आ सकती है एक टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। अगर मैं बादल लेता हूं तो बादल का टोटल एरिया भी मेजर नहीं कर सकता, टोटल चार्ज भी मेजर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एरिया लूंगा, छोटे से एरिया का में कितना चार्ज है, जैसा मैंने लाइन के लिए बताया था वैसा ही है। सपोज छोटा सा एरिया लिया मैंने 10 मीटर स्क्वायर, ये छोटा सा एरिया, और इस एरिया में 100 चार्ज मिले, तो मेरा जो सिग्मा वैल्यू है वो क्या बन गया? सिग्मा वैल्यू बन गया है 10। तो सिग्मा वैल्यू इज 10। तो ये यहां से मुझे सिग्मा वैल्यू मिली। क्या उसके लिए मुझे टोटल प्लेन के एरिया की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या मुझे टोटल चार्ज की जरूरत पड़ी? नहीं। मैंने तो एक स्मॉल एरिया लिया 10 मीटर स्क्वायर, और उस 10 मीटर स्क्वायर पे जो चार्ज होगा उन दोनों का डिवीजन सिग्मा दे देगा। नहीं सर, हम 10 मीटर स्क्वायर मेजर नहीं करना चाहते। ठीक है, लेट्स से आपने 2 मीटर स्क्वायर लिया, 2 मीटर स्क्वायर प्लेन का ले लिया, और उस प्लेन पे जब चार्ज मेजर किया उतने एरिया में तो वो आया 20। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 10 अगेन। तो इस तरीके से हम एरियल चार्ज डेंसिटी किसी भी छोटे एरिया का निकाल लेंगे और फिर अपने गॉसियन सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज है वो मिल जाएगा। So total charge inside Gaussian surface, total charge inside Gaussian surface is sigma into pi r square. This is total charge inside Gaussian surface, where sigma is areal charge density. तो यहां से स्टेप नंबर 4 का टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस मिल गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, दैट इज अप्लाई गॉस थ्योरम। वो क्या है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें E डॉट ds की वैल्यू, ये वाली वैल्यू स्टेप नंबर 3 से मिली, और Q की वैल्यू स्टेप नंबर 4 से मिल जाएगी। इन वैल्यू को रखिए, E की वैल्यू आ जाएगी। देखिए स्टेप नंबर 3 से क्या था? E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये स्टेप नंबर 3 से आया था। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे पाई पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो E की वैल्यू क्या बची? E की वैल्यू बची
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेन पे अगर चार्ज रखा है तो उस प्लेन की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन में न तो एरिया है न तो डिस्टेंस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फॉर द गिवन एरियल चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। फिर से समझिए, अगर मुझे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो डिस्टेंस के, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करे, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमेशा ही सेम रहे, किसी भी डिस्टेंस पे सेम रहे, कम ज्यादा ना हो, तो उसके लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेन लेंगे। क्योंकि प्लेन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं होती है। वेयर एज अगर आप यही चीज पॉइंट चार्ज के लिए ले या लाइन के लिए ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, लाइन के लिए 1/r होता है। तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। लेकिन प्लेन पे अगर आप चार्ज रख दोगे तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही सेम रहेगी किसी भी डिस्टेंस पे। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, सपोज ये मेरा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां निकली, ये यहां पे है, ये यहां पे है। अब यहां समझने की कोशिश करिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस कम कभी नहीं होगा। जब डिस्टेंस कम नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही पैरेलल चल रही हैं, तो इनकी इंटेंसिटी चाहे आप यहां मेजर करो, चाहे आप यहां मेजर करो, चाहे आप यहां मेजर करो, हर जगह सेम मिलने वाली है। ये डिस्टेंस पे कम ज्यादा नहीं होगी। वेयर एज अगर हम कोई एक पॉइंट चार्ज ले लें तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टेंस बढ़ने से कम होती है। कैसे कम हो रही है यहां समझिए। अगर मैं इतना एरिया यहां ले रहा हूं तो कितने लाइन है? 2। यही एरिया अगर मैं यहां लूंगा तो कितने लाइन आएगा? केवल एक ही आ रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो रहा है फॉर पॉइंट चार्ज। लेकिन जब प्लेन में देखता हूं तो इसकी वैल्यू हमेशा ही सेम है। वो कहां से पता चल रही है? ये रिलेशन से, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ये किसी एक एरिया के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, 2 कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या है? कांस्टेंट है फॉर अ गिवन एरियल चार्ज डेंसिटी। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्लेन। जब प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E कितनी आ रही है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या प्रोसेस यूज किया? सेम गॉसियन थ्योरम यूज किया। 5 स्टेप अप्लाई किए। पहले स्टेप में गॉसियन सरफेस बनाया, दूसरे स्टेप में उस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट एरिया डायरेक्शन लिए। थर्ड में हर एक सरफेस एरिया से के फ्लक्स को निकाला और ऐड किया। फोर्थ, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। फिफ्थ, अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस लॉ अप्लाई करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेन।